बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, पीडीएम का मुकद्दर क्या होगा? 8 दिसंबर को एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा कि आर होगा या पार, आपको सुनवाते हैं। पीडीएम बहुत बड़े बड़े फैसले करने जा रही है इंशाल्लाह। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह। और ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं बता दूं कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम, ये खुशखबरी में सुना दूं कि पाकिस्तान के अवाम ये जंग जीत चुके हैं इंशाल्लाह ताला। सिर्फ 13 के जलसे में लाहौर में फतह का ऐलान होना बाकी है। क्या पीडीएम की तहरीक अब तक इख्तितामी मराहिल में दाखिल होने जा रही है? इस्तीफों के मामले पर शाह महमूद कुरैशी क्या कहते थे? और कहते थे ये गैर फितरी अलायंस है, इस्तीफे जिसने देने हैं दे दे। उनकी स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। अगर आपने इस्तीफे देने हैं तो 8 तारीख को आपका इजलास है, 8 तारीख के इजलास में फैसला कीजिए। 8 तारीख के इजलास में जो क़यादत का इजलास है उसमें फैसला कीजिए, इस्तीफे दे दीजिए। हु स्टॉपिंग यू? लेकिन ये कंफ्यूजन का शिकार है। ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, ये एक गैर फितरी अलायंस है। वजीर खारजा ने तो इस्तीफों की बात की थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से आज एक इस्तीफा सामने आ गया और वो इस्तीफा है चौधरी हामिद हमीद का, जो कि कौमी असम्बली के हल्का 90 से उम्मीदवार थे, इलेक्ट हुए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, लेकिन आज बाकायदा तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आज हमारे साथ वो प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि इस इस्तीफे की क्या वजूहात हैं। आज हम ये भी जानेंगे कि हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत इस तमाम मामले को काउंटर किस तरह करेगी। पीडीएम की तहरीक जोर पकड़ती जा रही है और अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन आज आफ्ताब जहांगीर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमें ज्वाइन किया है चौधरी हामिद हमीद साहब ने, जिन्होंने अभी इस्तीफा आज ही दिया है। इनसे बात करेंगे। मैं पहले चौधरी हामिद हमीद की जानिब बढ़ूंगा और उसके बाद फिर आफ्ताब जहांगीर से रिप्लाई लेंगे। चौधरी साहब, आप मुझे ये बताएं कि आज इस्तीफा देने की क्या वजूहात हैं, क्यों इस्तीफा दिया गया आपकी जानिब से? मैंने इस्तीफा दिया है अपनी क़यादत की विश पे, और मेरा इस्तीफा देने की वजूहात के 28 साल की इस पार्लियामेंट ने कोई ऐसा काम नहीं किया और प्राइम मिनिस्टर ने इसको डिफेक्टो पार्लियामेंट साबित करने में पूरा किरदार अदा किया है। जो प्राइम मिनिस्टर 28 साल में अपोजिशन के साथ ना बैठ सका हो और जो पार्लियामेंट गरीब आवाम के मसाइल हल ना कर सकती हो, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें मोर्दे इल्जाम किसी और को नहीं ठहराना चाहिए। इसका सारा मंबा प्राइम मिनिस्टर और सिलेक्टेड और नाअहल काबीना की तरफ जाता है कि जिनकी दिन रात की कोशिशों से एक गैर जमहूरी तरीकों के साथ असेंबली को चलाने का रवाज पड़ गया है। जिस तरीके से वहां पे बिलिंग पे वोटिंग होती है, जिस तरह वहां पे डिबेट होती है, और जिस तरीके से आपने देखा है कि अभी तक कितने मिनी बजट ये गवर्नमेंट ला चुकी है। पेट्रोलियम का हर माह रेट जो है उस पे नजरसानी होती है, उसकी कीमत को बढ़ाया जाता है, गैस की कीमतों को बढ़ाया जाता है, अद्वियात की कीमतों को बढ़ाया जाता है। और जितना महंगाई का सैलाब इस वक्त इस मुल्क में आ चुका है, बेरोजगारी अपने अरूज पे है, लाकानूनियत अपने अरूज पे है, मैं समझता हूं कि आज कश्मीर का केस हम इंटरनेशनल लेवल पे हार चुके हैं और मोदी सरकार ने कश्मीर को पूरा लपेट लिया है। इसी तरीके से आज कैबिनेट में बैठे जो लोग, जो इमरान खान के लेफ्ट राइट बैठे होते हैं, वो इसराइल को तस्लीम करने की बात करें, तो मैं ये समझ सकता हूं बतौर एक पॉलिटिकल वर्कर कि ये हुकूमत किस वजह से ये सारे काम कर रही है, ये क्यों आलाकार बन रही है और ये किन के इशारों पे काम कर रहे हैं। साहब, आप समझते हैं कि आप प्रोसेस से बाहर रह के आप कुछ बेहतरी ला सकते हैं?
आप प्रोसेस के अंदर थे, आप हुकूमत की जानिब से जो भी किया जा रहा था, इजलासों में नई बहस हो रही थी अवामी मामलात पे, आपका काम था कि हुकूमत की उस पर तवज्जो दिलाएं, आपका काम था कि आप भी उस नारेबाजी में शामिल ना हो जाएं जो कि अपोजिशन रवायती तौर पर कहती है। अगर इतना ही ख्याल था अवामी इशूज़ का, तो आपकी जानिब से क्या स्टेप्स लिए गए? अब प्रोसेस से बाहर निकल के आप क्या समझते हैं? आपने इस्तीफा तो दे दिया है, अवाम ने आपको इलेक्ट किया था, उनकी तर्जमानी कर रहे थे, लेकिन प्रोसेस से बाहर निकल के आप इस्लाहात ला सकेंगे? मेरी फ्लोर ऑफ द हाउस कई स्पीचेस मौजूद हैं कि जिसपे मैंने भरपूर नुमाइंदगी अपने हलके की, अपनी आवाम की है। और एक मरतबा नहीं, बारहा मैंने असेंबली के फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की है कि बदकिस्मती के साथ प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक सरगोदा डिवीजन से है, मगर इस हमारा जो बजट जो हालिया पेश हुआ है या इससे पहले जो प्रीवियस बजट पेश हुए हैं, एक भी स्कीम सरगोदा डिवीजन के हवाले से, पब्लिक के मसाइल के हवाले से वो इस पे बजट में शामिल नहीं है, और मैंने उस पर फ्लोर ऑफ द हाउस पूरा प्रोटेस्ट किया है। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपकी जानिब आऊंगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की ये, आप जाहिर बात है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं और इस फ्लोर को लेके चल रहे हैं, कौमी असम्बली में जो कुछ हो रहा है इमरान खान उसके एक तरह से लीडर हैं। आपकी इस पूरी काविश से कि आपने सबको साथ लेके चलना था, हुकूमत चलानी थी, लेकिन अब अगर इस्तीफों पे बात आई है तो किसी ना किसी तरह से इमरान खान की नाकामी आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कमर जैदी साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। अच्छा देखिए, बात ये है कमर के, ये पार्लियामेंट होती किस लिए? आपको लोगों ने मुंतखब किया, आपने बहुत बड़ा पैसा सरमाया अपने हलके में इलेक्शन के दौरानों में लगाया होगा, और उसके बाद आप मुंतखब होकर आए। अब ये आपको उम्मीद नहीं थी, आप तो जीत गए। अगर आप ये समझते हैं कि आप ये धांधली से जीते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ कि आप हक बजानिब हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि आप फेयर इलेक्शन के ज़रिए जीते हैं, तो फिर जब आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं तो आपके जो लीडर, जो डिफेक्टो लीडर हैं, जो मुल्क से बाहर हैं, जिनको नाअहल करार दे दिया गया है, वो माँ बाप बेटी जो हैं, वो अगर आप लोगों पर हावी हों और वो शुरू दिन से ये कहती हों, चाहे उसमें मौलाना फजलुर रहमान जो भी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, वो बाहर रहने वाला शख्स, चाहे उसमें अचकज़ई साहब हो, चाहे आफ्ताब शेरपाव साहब हो, चाहे अवैस नूरानी जिसका कोई किरदार भी नहीं है सियासत के अंदर, चाहे ये हो, तो वो अगर आप लोगों को इस्तेमाल कर रहे हो अपनी अपनी शिकस्त को वो करने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, और आप उनके आलाकार बने हुए। आप पार्लियामेंट में जब होते हैं तो आप उठा के देखें कमर जैदी साहब कि पार्लियामेंट के अंदर सवाए इन लोगों के मुकदमा लड़ने के बजाय आपने क्या कौमी तरक्की कामों के हवाले से, कौम की तरक्की के लिए, माशरत के लिए कौन से ऐसे प्रोग्राम, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने पेश की हो जिसको जो हम भी कहें कि हाँ जी आपने अप्रिशिएट किया हमने कि जी यह बड़ा अच्छा काम किया। हमीद साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, कुलीग हैं, मेरे साथ कमेटी के अंदर भी हैं, और वहाँ पर जब ये बैठते हैं, वो कमेटी के चेयरमैन भी इन्हीं की पार्टी के हैं, उसके अंदर बड़े सीनियर इनके लोग दोस्त मौजूद हैं। ये वहाँ पे अपनी तजावीज़ देते हैं रेलवे के हवाले से, और उसके आपको पता है कमेटी की जो तजावीज़ होती है उसको डिपार्टमेंट बड़ी संजीदगी के साथ लेता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको पार्लियामेंट में रहने के साथ में रहते हुए अपने हलके की नुमाइंदगी करनी चाहिए थी, और बार बार करनी चाहिए थी। ये नहीं कि जी आप 90% तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकदमा लड़ें और 10% आप हल्के की बात करें। होना तो ये चाहिए था कि 10% आप अपनी पार्टी के करते, लेकिन 90% आप पाकिस्तान की और अपने हल्के की बात करते। चौधरी साहब, एक सवाल ये उठ रहा है कि 90% आपको अवाम का मुकदमा लड़ना चाहिए था और 10% अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मुकदमा लड़ना चाहिए था, लेकिन आपने पार्टी की जो कॉल थी उसको ज्यादा अहमियत दी है, बजाय इसके अपनी अवाम की, जो जिन्होंने आपको इलेक्ट किया उनकी नुमाइंदगी करते और उनके जो मसाइल थे उनको हल करने की तरफ तवज्जो दिलाते। की तहरीर पढ़े तो उसमें सबसे पहला जो एजेंडा है वो एजेंडा ही का है कि बिजली जो महंगी हुई है, गैस जो महंगी हुई है, अद्वियात की कीमतें जो महंगी हुई हैं, और पेट्रोलियम की मसनूआत है कि गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा कर दिया इन हुक्मरानों ने। जब इसकी आवाज हमने फ्लोर ऑफ द हाउस बनाई और जब तमाम अपोजिशन ने यकजान होकर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई और स्पीकर हर मर्तबा हमारे साथ फ्लोर पे कमिटमेंट करके
वो ये बात भूल जाते थे कि मैंने कमिटमेंट की है, और अपोजिशन को टाइम नहीं देते थे कि बारहा हमने अपने आवाम का मुकदमा उनके सामने पेश किया, बारहा हमने अपने हलकों का जो हशर इन्होंने किया है कि पिछले 2.5 साल में सेवरेज के मसाइल थे, पीने के पानी के मसाइल थे, उसमें कता नजर के मेरा शहर सरगोदा महरूम है। मैंने मियाँ वाली की आवाज उठाई, मैंने भक्कर की आवाज उठाई, मैंने खुशाब की आवाज उठाई कि जब आप सुनाई ना दे आवाज। चौधरी और साहब, अब आप प्रोसेस उन से बाहर राय निकल गए, के आप क्या समझते हैं आपके मुकम्मलों की आपके बात हल्के करें। की आवाम के काम हो जाएंगे अब, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी, कोई मेरे फंड जारी करेंगे आपकी हल्के मेरे की आवाम के लिए? आवाम का एक मुतालबा है, मेरे हल्के की आवाम का एक मुतालबा है कि आप कोई फैक्टो असेंबली का हिस्सा नहीं रहना चाहिए, और अपनी क़यादत को ये बताना चाहिए कि अगर ये मजीद चले, अगर ये हुकूमत मजीद चली तो गरीब गरीब तर हो जाएगा। ठीक, चौधरी साहब, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। फिर आफ्ताब जहांगीर साहब के पास चलेंगे और उनसे पूछेंगे क्या ये समझते हैं कि एक प्रेशर टैक्टिक है जिसके तहत हुकूमत पर प्रेशर डाला जा रहा है इन इस्तीफों को लेकर। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये एक प्रेशर टैक्टिक है कि देखा जाए कि हुकूमत कितने प्रेशर में आती है इस्तीफों के मामले पर। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, आपने सुना चौधरी हामिद हमीद साहब ने कहा कि मैंने अपना इस्तीफा राना सनाउल्लाह को दिया, स्पीकर को नहीं दिया, और जो पार्टी की मर्जी होगी आगे वो करेंगे। लेकिन अगर ये तमाम तर इस्तीफे आते हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, और अगर मुझे अपनी सीट से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, मुझे अपनी वजारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, तो मैं वजारत उज़्मा छोड़ दूंगा। तो ऐसे तमाम हालात में ऐसे इस्तीफे आना और इस्तीफों के बाद PDM का अगला लाए अमल, चाहे वो लॉन्ग मार्च हो या इसी तरह मजीद इस्तीफे आते रहें, तो वजीर आजम क्या अपनी वजारत उज़्मा छोड़ने को वाकई तैयार होंगे? ये तो पहले दिन से कह रहे हैं, जब जिस दिन से इलेक्शन हुआ और उस दिन से इन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कह रहे कि, और वो एक्सेप्ट कौन नहीं कर रहा। देखें, अजीब बात है ना कि बाप नहीं कर रहा, बेटा कर रहा है। अच्छा, भाई नहीं कर रहा है और भाई कर रहा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही ना। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई कि आप जो है ये पहले ही कर देते ये काम, और एक एक करके जाते, स्पीकर को देते, 2-2 4-4 करके जाते और कहते जी ये लो जी इलेक्शन है, हमने आपके इस निज़ाम को नहीं मानते, ये धांधली शुदा इलेक्शन है, तो लिहाजा हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन आपने 2.5-3 साल तक आप इस सिस्टम का हिस्सा रहे, पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा नहीं किया आपने, और अब क्योंकि तहरीक चला रहे हैं अब, और कल जो है मरियम साहबा ने ऐलान किया कि जी कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे और ये कर देंगे, तो उसकी एक आपने उन्होंने सैंपल के तौर पर दिखाने के लिए, प्रेशर डालने के लिए कि जी एक हामिद साहब ने आकर राना सनाउल्लाह को दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि ये जाके स्पीकर को देते, और उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ जी ये सीरियस हैं, ये मैं भी अपनी वाइफ को दे दूं जाके, या मैं अपने किसी नुमाइंदे को दे दूं, या कराची के सदर को इस्तीफा दे दूं, उसकी क्या हैसियत है? उसकी हैसियत तब बनेगी जब जाकर वो स्पीकर को देंगे। अच्छा, इसी तरह ये क्योंकि एक डिमांड है, और डिमांड भी उनकी है जो डिफेक्टो लोग हैं, समझे ना। अगर ये डिमांड पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहे कि जी ये ले इस्तीफा, हमने स्पीकर साहब सबके सामने आपको दे रहे हैं, और हम तो कह रहे हैं पहले दिन से कि भाई आप इस्तीफा दें ताकि हम बाई इलेक्शन करवाएं, और फिर मुंतखब लोग जो जेन्युइन मुंतखब लोग हैं वो मुंतखब होकर आएँ, और आने के बाद आवाम का मसाइल पर गुफ्तगू करें। हाँ, हमें आपके मुकदमात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आप अपने मुकदमात जो हैं वो अदालतों में लड़ें, आप वो जहाँ पर वो रेलिवेंट जगह है वहाँ पर लड़ें, वहाँ से आप आज़ाद हो, बरी हो, सज़ा याफ्ता हो, बरी याफ्ता, जो भी हो वो अदालतें फैसला करेंगे, हम नहीं करेंगे। और आपने आवाम का जो मुकदमा है वो उसकी जगह जो है वो पार्लियामेंट है, जहाँ पर आपने किरदार अदा नहीं किया। निसार साहब, तो आपकी इसलिए ये जानिब सिर्फ- ठीक
निसार साहब आपके ये जाने टैक्टिस पाऊंगा। है। निसार साहब क्या समझते हैं आप कि पीडीएम का अगला लाएअमल क्या होगा? क्या इस्लामाबाद की सर्दी में लॉन्ग मार्च करेंगे या फिर इस्तीफों का मामला जो है, इस्तीफों का जो ऑप्शन है उसे सामने रखा जाएगा? देखिए, गुजारिश ये है कि इस्लामाबाद की सर्दी की आपने बात की, सर्दी और गर्मी से कौम जो है वो इस वक्त बेनियाज है। जिस तरह के मजालिम ढाए गए हैं इस कौम पे पिछले 2.5 साल में, महंगाई की जो सूरत हाल है आपके सामने है। अब तो यह है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, उनकी पहुंच से बाहर है ये कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें देखें, गैस बिजली की कीमत देखें, पेट्रोल की कीमत देखें, आटे और चीनी की कीमत देखें, बाकी सब चीजें जो हैं उनकी कीमतें देखें। सच्ची बात यह है कि जो दीवानावार लोग आ रहे हैं पीडीएम के जलसों की तरफ कोरोना की परवाह किए बगैर, उसकी वजह यह है कि अवाम का जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया और अवाम जो है वो इनसे निजात हासिल करने के लिए बिल्कुल बेचैन है, बेताब हैं और उसके लिए यह है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सर्दी और गर्मियों ने कुछ नहीं कहती। बात यह है कि इस वक्त एक तरफ कोरोना है जो बड़ी खतरनाक वबा है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक। लेकिन निसार साहब हमने देखा है कि हुकूमतें हिली जरूर हैं लेकिन हुकूमतें गिरी नहीं है। चाहे आप लॉन्ग मार्च करके आए, चाहे आप लाहौर का बड़ा अजीमुशान जलसा कर लें, हुकूमतें हिल जाती हैं, हुकूमतों को प्रेशर आते हैं। लेकिन पिछली टेन्योर की बात कर लें, इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना दिया लेकिन उस धरने के बाइस हुकूमत नहीं गिरी। तो आप जो लॉन्ग मार्च का सोच के आ रहे हैं, आपके जहन में ये बात है? देखिए, हमने हमारे जहन में एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हमने वो हथकंडे, गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने जो पीटीए की क़यादत ने किए कंटेनर पे चढ़ के। हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने कौम को लाकानूनियत के दर्स नहीं देने, हमने कौम को सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी, हमने लोगों से ये नहीं कहना कि आप हुंडी के जरिए पैसे भेजें, बैंकों के जरिए ना भेजें। हमने पीटीबी पे, पार्लियामेंट पे, हमने पुलिस पे हमले नहीं करने। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी तरीके इस्तेमाल करेंगे और जमहूरी तरीकों में ही एक है कि लोगों को, पब्लिक को, आवाम को मोबिलाइज किया जाए जो कि पहले ही मोबिलाइज है। पहले ये है कि वो बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो इस हुकूमत को, इस नायल और जालिम हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आफ्ताब साहब आपकी जानिब आऊंगा। लाहौर के जलसे की अगर बात करें, मुल्तान में आपने जलसा रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाए। हमने देखा पेशावर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, गुजरोंवाला में जलसा हुआ। पीडीएम की तहरीक आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रही है और अवामी तादाद भी हम देख रहे हैं दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है जिस तरह से पीडीएम की तहरीक आगे चल रही है। अब लाहौर का एक बड़ा जलसा होने जा रहा है और लाहौर के जलसे के हवाले से कहा जा रहा है ये बड़ा डिसाइसिव होगा। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या हुकूमत की जानिब से इसे रोकने के लिए कुछ किया जाएगा या फिर आप इस स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, क्या उनके खिलाफ FIRs काट लें? लेकिन मरियम नवाज साहिबा कह चुकी हैं कि जितनी मर्जी FIR काटें हमें इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, वो तो किसी को भी नहीं फर्क पड़ता क्योंकि वो तो इस पार्ट का हिस्सा ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूँ कि आप मरियम की गुफ्तगू करते हैं। मुझे आप अभी मेरे दोस्त चीमा ने ये कहा कि जी लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। चीमा साहब जितना मुझको जानते हैं और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी बात को पर यकीन भी रखेंगे कि बाखुदा मैं अपने हल्के में जाता हूँ, लोग जोक मेरे साथ जोड़ रहे हैं। वो अगर मेरी महंगाई जो है या जो ये कह रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि मैं हल्के में जाऊं तो लोग मेरे से आके उलझें, मुझसे आके लड़ें, लेकिन वो तो मेरे से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कल मेरी पार्टी के मेरे साथ लोगों ने, मेरे हल्के के एक बहुत बड़ी अकलियती बरादरी ने शमूलियत अख्तियार की है। और अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो भी भेज देता हूं आपको कि जिस तरह लोग नारे लगा रहे हैं, जिस तरह लोग मुझसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें पता है कि हम उनके सही नुमाइंदे हैं और उनकी सही लड़ाई लड़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को इस परेशानी से भी निकालेंगे जो एक वक्ती तौर पे परेशानी एक महंगाई की सूरत में है, लेकिन क्योंकि अब इकोनॉमिकली सूरत हाल बेहतर हो रही है, इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो गई हैं, तो अब मैं ये समझता हूं कि इंशाअल्लाह रोजगार भी मिलेगा और इस हम महंगाई से अपनी कौम को निकाल भी सकेंगे। जी निसार साहब आप लोग अगर समझ रहे हैं कि हुकूमत को प्रेशराइज करेंगे तो पीटीआई कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम प्रेशराइज नहीं होंगे। नहीं, देखें आफ्ताब जहांगीर साहब तो यकीनन वो उसका बोझ महसूस करते होंगे। वो देखें, वो उनकी ऐसी प्यारी शख्सियत है, वो अपने हल्के में यकीनन पॉपुलर हैं और बतौर आफ्ताब जहांगीर जो जाएंगे तो लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन जब बतौर पीटीआई के एक तर्जुमान के या उनके एक नुमाइंदे के तौर पे जाएंगे तो फिर यह लोगों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि अब तो यह कि हर जगह पे पीटीआई की क़यादत के बारे में, पीटीआई के बारे में जो लोग जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऐसी है कि मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता।
सच्ची बात ये ऐसी गैर पार्लिमानी जुबान अपने ये है कि वो अपने दुखों की बिना पर, जो उन मजालम की बिना पर जो ये है कि उनके ऊपर ढाए गए हैं, उस वजह से ये है कि वो अगर वो जुबान इस तरह की इस्तेमाल करें तो काबिल फहम है, अंडरस्टैंडेबल है। तो बात ये है, सच्ची बात ये है कि देखें, जो आप उन्होंने कहा ना कि इमरान खान साहब कोई प्रेशर महसूस नहीं करते। प्रेशर तो देखें वो लोग महसूस करते हैं जिनमें कोई एहसास होता है, दर्दमंदी होती है, दर्दमंद दिल रखने वाले होते हैं, कोई ये कि जो इन चीज़ों से बेनियाज हो जाएं, इंसानी जज्बों से, दर्दबंदी से, इंसानी हमदर्दी से, उन्होंने क्या प्रेशर महसूस करना है? उनका तो ये फिर ये ज़ाहिर है कि वो यानी वो तो देखे, उसके लिए एक ख़ास किस्म का दिल चाहिए, ख़ास किस्म के जज्बात और एहसास चाहिए। जब इंसानी हमदर्दी से जिन लोगों के दिल बेरियाज हो जाए, खाली हो जाए, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। वो तो और ही जुबान समझते हैं, सच्ची बात ये अच्छा, है। मैं इस बात का तो जवाब ले लूंगा, लेकिन ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि आज तक जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं, आया वो हुकूमत अपोजिशन की बात हो या फिर मुल्क को आगे लेके चलने की बात हो, नेशनल डायलॉग की भी अब बातें हो रही हैं, तो उसमें एक पार्टी इस्टेब्लिशमेंट ज़रूर बनी है। लेकिन आप लोगों ने जो बयानिया क्रिएट कर दिया है, फ़ौज मुखालिफ बयानिए की अगर बात करें, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए की बात करें, तो आप लोग किस तरह से उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? किस तरह से एक पार्टी जो बनी हुई है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, लोगों को पता है, किस तरह से बात करेंगे? ये तो आपके बयानिए की नफ़ी हो जाएगी। देखिए गुजारिश, ये बयानिया हमारा क्या है? देखिए बयानिया ये बयानिया के दो बुनियादी नुकात हैं। पहला नुक्ता जो है बयानिया का वो ये है कि हक के हुक्मरानी जो है, राइट टू रूल जो है, ये अवाम का है और इससे किसी को कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। और दूसरी बात जो है वो ये है कि हर शख्स को, हर इदारे को वो किरदार अदा करना चाहिए जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। इससे भी किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निसार चीमा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब जहांगीर साहब। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक और फिर डिस्कस करेंगे कि इंडिया में किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं और मोदी सरकार ने नया कानून क्या पास किया है जिसकी वजह से उसकी अपनी राय उसके खिलाफ हो गई। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे भारत में काले कानून लागू करने का सिलसिला जारी है। पहले कश्मीरियों के हवाले से आर्टिकल 370 की गूंज थी, फिर भारतीय शहरियत का कानून के हवाले से एहतजाज हुआ और अब किसान एहतजाज कर रहे हैं उनके हकूक गस्ब करने के हवाले से। भारत का मकरू चेहरा खोलकर पूरी दुनिया के सामने आ गया और पूरी दुनिया इसकी मजम्मत करी है। कनाडा के वजीर आजम ने भारतीय किसानों की यकजहती के हवाले से ट्वीट किया और भारत के इस काले कानून की मजम्मत की। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। इस पर बात करेंगे, साथ डोजियर पे भी बात करेंगे। भारत अभी तक पाकिस्तान की जानिब से जो डोजियर दिया गया है उसका जवाब नहीं दे सका है। लेकिन पहले बात करते हैं किसानों के हवाले से। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस दफा तो मोदी साहब ने अपनी ओपोजिशन को भी रगड़ दिया और ओपोजिशन के वो अराकीन जो इस कानून के खिलाफ थे, एक तो पहले इस पर पार्लियामेंट में बहस नहीं हुई, फिर वो अराकीन जो इसके खिलाफ थे उन्होंने जब पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया तो उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये भारत आखिर करना क्या चाहता है? मोदी सरकार करना क्या चाहती है? किसानों के हकूक गस्ब करने के हवाले से जो कानून लाया गया है, पूरी दुनिया में उसकी मजम्मत देखने को मिल रही है। देखें, बात यह है कि इस वक्त भारत जो है एक जनूनी और जंगजू किस्म का जो है एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है उसका राज है और वो सिर्फ चाहता है कि यहाँ पर हिंदुत्व हो, कोई और किसी काम को, मज़हब को वो नहीं मानता। और ये आज बहुत बड़ी मिसाल है और ये पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंसान और जो चार का टोला है जिसमें अजीत शाह है, दैन उसके बाद नरेंद्र मोदी है, राजनाथ सिंह है और अजीत डोवाल, ये मिल के भारत को, अखंड भारत जो है जो एक सोचा था उसको लेके चल रहे हैं। उसके दरमियान में जो भी आ रहा है उसको रगड़ते जा रहे हैं और अब ये सिख के पंजाब भी इनकी मार में आ गए हैं और ये डोंट रियलाइज के पंजाबी सिख जो हैं ये बड़े ही जंगजू, जफाकश, मेहनतकश किसान हैं और अब उनको कॉर्नर किया जा रहा है।
जो 3 कानून नए लाए उसको उन्होंने एहतजाज किया, और जिसमें हरियाणा स्टेट है, फिर उसके बाद राजस्थान है, फिर पंजाब है, और एक और हाँ, उत्तर प्रदेश, यूपी। जी। इनमें इनके 2 जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की कंट्रोल्ड है, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन राजस्थान और जो है पंजाब, ये खुल के इनके चीफ मिनिस्टर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये दिल्ली में मार्च कर रहे हैं। और उनका क्या है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती। हम दिल्ली को एनसर्कल करेंगे, इसका घेराव करेंगे, और इसमें जो गुरनाम सिंह है मेन, वो लीडर हैं इनके, जो हरियाणा के हैं, वो चलते हुए आ रहे हैं। उन पे केसेस भी बहुत बात बना दिए हैं। लेकिन हिंदू इंतहा पसंद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आरएस, ये मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त आप देखेंगे कि इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इस वजह से कि पहले ये कश्मीर में जुल्म बर्बरित किया, फिर ये जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, फिर उसके बाद जो है जो आपके एनआरसी लेकर, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन वो लेकर आई हैं। फिर सिक्किम के मुसलमानों को इन्होंने, वहाँ के 20 लाख मुसलमानों को उन्होंने फॉरेनर बना दिया, उनको कैंपों में लेके जा रहे हैं। और अब पंजाब में आके ये किसानों के खिलाफ खड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में ये अपने खिलाफ खुद गड्ढा खोद रहे हैं। हमें पाकिस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ओपनली हमें पंजाब के सिखों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और ये दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो सब खड़े हुए हैं। आपने ब्रिगेडियर साहब, ये सपोर्ट मांगी भी गई है, सिख रहनुमाओं की जानिब से ये सपोर्ट पाकिस्तान से मांगी भी गई है। देखें, अगर ये बैठ के वहां पर ओपनली कहते हैं बलोचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, खुदा ना खास्ता, हम पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बात करेंगे, हम पाकिस्तान के खिलाफ ने 5th जनरेशन वॉर का अटैक कर दिया हुआ है। तो पाकिस्तान को इस वक्त खुल के आना चाहिए। आई थिंक नाउ इज द लिमिट। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान कहे कि हम पंजाब के सिखों के साथ हैं, हम हर किस्म की मदद देने के लिए तैयार हैं, हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आपका जस्ट कॉज है, और इसके लिए जो चाहिए मदद हम देंगे। अगर ये बलूचिस्तान के लिए ऐसे करते हैं, जहाँ सीपैक मनसूबा कर रहा है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करना चाहते हैं, नाउ इज द टाइम। पाकिस्तान को चाहिए अपनी इन होम हाउस जो है प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस कर लें, फौज से भी इनपुट लें, फॉरेन ऑफिस बैठे, इंटरनल मिनिस्ट्री बैठे, एंड एक सोच समझ के लाएमल बनाएं। और हमें इस वक्त सिख को सपोर्ट चाहिए, उन्होंने हमारी मदद मांगी है, हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए, जैसे करतारपुर के मामले में हम उनके साथ खड़े हुए। ब्रिगेडियर साहब, क्या समझते हैं कि क्यों कॉर्नर किया जा रहा है किसानों को, क्यों उनके हकूक गसब किए जा रहे हैं? जब बात की जाती है मंडियां ख़त्म करने की और बात ये की जाती है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर सकते हैं, फ्री मार्केट स्पेस की बात की जाती है, तो ये किसानों को कॉर्नर क्यों किया जाता है? वो तो बेचारा वैसे ही, पहले ही इंडिया की अगर बात की जाए तो एक आप कह सकते हैं गरीब तबका है, एक महकूम तबका है जिस पर सरमायादाराना निज़ाम लागू है, और वो सरमायादाराना बड़े बड़े कॉरपोरेशन उनको पहले ही इस्तेसाल करते हैं। अब दोबारा ये कानून के ज़रिए तो मज़ीद इस्तेसाल बढ़ जाएगा। देखें, ये टोटल इनका बिजनेस कम्युनिटी लेकर आई थी इसको, नरेंद्र मोदी को। हालांकि इकोनॉमिक पॉलिसी भी फेल हो गई है, हर चीज़ में नाकामी हो गई है। दिल्ली के मुसलमानों पे जो इन्होंने किया है एनसीए, वो एनआरसी के ऊपर, वो आपके सामने है। इसी तरह अब ये किसानों को भी चाहते हैं, उनको जो उजरतकार हैं, मेहनतकार हैं, जफाकश हैं, उनको जो सब्सिडी दी थी वो भी बंद कर दी है। और वो उनके तसाल इसलिए चाहते हैं कि ये सबको दबा के रखें। जहां भी सिख स्ट्रांग हो रहे हैं, अब उनको दबाना शुरू कर दी। पहले मुसलमानों को किया, अब ये सिखों की तरफ आ गए, क्योंकि 2022 से 23 में सिखों ने फैसला किया हुआ कि हमने अपनी आज़ादी करनी है, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। उससे पहले कि उनको लड़ाई लड़ाना चाह रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं, कमज़ोर करना चाह रहे हैं, ताकि सिख मूवमेंट स्टार्ट हो सके। नाउ इज द टाइम इंडिया को पाकिस्तान उनके कॉइन में रिटर्न करे, उनके मुंह पे मारे, जिस तरीके से वो बलूचिस्तान में, कश्मीर में किया है, केपीके में किया है, फाटा में कर रहे हैं, अफगानिस्तान में बैठ के मलेशिया फौज तैयार कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नाउ द टाइम पाकिस्तान को चाहिए सिखों से कि जी आपको क्या चाहिए, आपकी मदद कर रहे हैं। और जब सिख पंजाब इनके खिलाफ होगा तो ना ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ कर सकते हैं, ना पंजाब से ये कुछ कर सकते हैं, जहाँ पर इनकी पाकिस्तान को थ्रेट है, लाहौर, सियालकोट वगैरह के एरिए में। इसलिए मैं ये कहता हूँ, कश्मीर, वैसे ही कश्मीरी नौजवान इनके साथ खड़े हो गए हैं, वहाँ पर वो इनको मार रहे हैं। पाकिस्तान को वहाँ कुछ नहीं करने की जरूरत। ये कह रहे हैं कि सीरिया से मुसलमान ला के, सीरियन को ला के पाकिस्तान कश्मीर में भेज रहा है। मैं जाहिल और इनके जो कुंद जैन लोगों को ये पूछा जाए कि बुरहान वानी की शहादत के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी नर्सरी बन गई है,
और वो नौजवान अब जो आज़ादी की जंग उसने रूह पोंक दी थी बुरहान वाली ने, अब वो सारे खड़े हो गए हैं, उन्होंने हथियार उठा लिए हैं और ये उनको जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से उनको इजाज़त है, अगर कोई मुल्क एक मुल्क के ऊपर कब्जा कर ले तो वहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए हथियार उठा सकते हैं। उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, अब इधर इनको सिख मारेंगे उधर कश्मीरी मारेंगे, तो इंडिया की टूट फूट नजर आ रही है। ये अपने आप को खुद ब खुद फंसते जा रहे हैं। जिस दलदल में ये पाकिस्तान को फंसाना चाह रहे थे, अब ये खुद फंस गए हैं, ये दुनिया में आइसोलेट हो गए हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको ऊपर इनको लान तान कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, आपको कुछ नजर आ रहा है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जिस तरह से इंस्टेबिलिटी आ रही है इंडिया के अंदर, कश्मीर वाले मामले पर हो सकता है जो आर्टिकल उन्होंने लागू किया था वो रिवर्स हो जाए, हुकूमत को कुछ ऐसे फैसले करने पड़े जिससे बैकफुट पे जाना पड़े? देखें, ये तो इनके लिए बहुत बड़ा एक्विटल है, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको टेसिट अप्रूवल है अमेरिका की, इजराइल की। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि आपने इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी 2+2 की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका बैठे थे। प्लान उनका ये है कि किसी तरीके से चाइना को एनसर्कल किया जाए, चाइना को इकोनॉमिक तरक्की ना करने दिया जाए, जो CPEC मंसूबा है वो ना बनाने दिया जाए, और जो ममालिक भी चाइना के साथ है उनको भी साथ एनसर्कल करके इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट किया जाए। ये उनका डिज़ाइन है। इसके लिए वो इसका फ़ायदा उठाते हुए इंडिया में भी अपने लोगों को दबा रहे हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो किसान हों, हर एक के ऊपर वो समझ रहा है कि मेरा हक है, मैं इनको कंट्रोल कर लूँगा। लेकिन ये अब उभरती ताकत इंडिया के बस की नहीं है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि इनकी फ़ौज अनट्रेंड और अनप्रोफेशनल है। इनकी फ़ौज सिर्फ 69 कश्मीरी औरतों बूढ़ों बच्चों को शहीद कर सकती है। पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये बैटल हार्डन्ड है, ये 30 साल से दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी है, सिंगल हैंडेडली इन्होंने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। ये फ़र्क है अफवाज के दौरान में। इसलिए वहाँ पर अब जो हालात हो रहे हैं, आप देखेंगे कि इंडिया के हाथ से निकलेंगे। इंडिया का हाल सोवियत यूनियन की तरह होगा। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें टूट सकती हैं, हालांकि उनकी फ़ौज बहुत मजबूत थी, इनकी तो फ़ौज ही कमज़ोर है, ये क्या करेंगे? ये आप देखेंगे कि इंडिया की ये अब छोटी रियासतों में तकसीम हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि डोजियर के मामले पर पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा और इसका फॉलो अप रखते हुए इस मामले को आगे लेके जाना पड़ेगा। कमर जैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।